दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनजान है कोई में। मेरा नाम है आकाश और आप सुन रहे हैं अनजान है कोई। दोस्तों, यह दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। संसार में हर इंसान के साथ कभी न कभी जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर कुछ न कुछ रहस्यमयी जरूर होता है। फिर चाहे वह किसी अनजान शक्तियों से सामना हो या भगवान की किसी चमत्कार का अनुभव, लेकिन जिंदगी में कुछ सवालों के जवाब हमें तुरंत नहीं मिलते। कुछ सवालों के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है और नियति उन सवालों के जवाब हमें धीरे धीरे हमारे सामने लाकर रख देती है। इसी बात पर आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई है। वैसे तो आज से कुछ साल पहले ये आप बीती मैंने एक YouTube चैनल हिंदी हॉरर स्टोरी पर भी भेजी थी। दोस्तों, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ उस कॉलोनी में हम लोग 1997 में आकर रहने लगे थे। वैसे तो कॉलोनी में लगभग 100 मकान ही है, लेकिन उस समय केवल 10-12 फैमिलीज ही बस आकर रहा करती थी। हम सभी बच्चे बहुत मस्ती करते थे। कॉलोनी इतनी बड़ी होने के बाद भी अधिकतर घर खाली ही थे, जिस वजह से कॉलोनी का अधिकतर हिस्सा अंधेरे में ही रहता था। उस समय मैं 6th स्टैंडर्ड में था। रात को अक्सर उस समय मुझे याद है कि रात 9 बजे से लेकर 11 बजे तक बिजली कटौती होती थी। मेरी कॉलोनी के जो घर हैं एक से ही डिजाइन के बने हुए हैं, इस वजह से उनकी छत आपस में जुड़ी हुई थी। तो हम सभी लोग और सभी बच्चे छतों पर ही दौड़ा भागी करते थे, खूब मस्ती करते थे। एक दिन ऐसे ही छत के ही बीच वाली दीवार जो होती है उस पट्टी पर हम लोग बैठे हुए थे। मैं घर के पिछले हिस्से की तरफ पीट करके बैठा हुआ था। मेरे सामने मेरे पड़ोस का ही एक दोस्त बैठा था। हम लोग आपस में बात कर ही रहे थे। तभी अचानक मेरे उस दोस्त ने मुझे रोका और चुप होने के लिए कहा। उसने बोला, तुम्हारे पीछे कुछ है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक काला साया, कुत्ते जैसा अजीब सा साया मुझसे सिर्फ 10 फीट दूर बैठा हुआ था और मुझे ऐसे ही घूरे जा रहा था। हम सभी बच्चों का ध्यान जब उस पर गया तो वह साया अचानक से गायब हो गया और अंधेरा होने से भी कुछ ठीक से समझ भी नहीं आया। दोस्तों, आपको बता दूं, मेरी कॉलोनी चारों तरफ से खेतों से घिरी हुई है। आज भी यहाँ कुछ ज्यादा आबादी नहीं है, चारों तरफ खेत ही है। तो उस समय तो यहाँ पर सुनसान ही हो जाया करती थी। मेरी कॉलोनी सिटी से बहुत दूर भी है। खैर, कुछ समय बाद जब मैं 8th क्लास में आ गया, यह बात तब की है। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। मैं अपने छोटे भाई बहन के साथ दोपहर को कुछ खेल रहा था। तभी किसी बात पर मेरी माँ से बहस हो गई। जैसे कि छोटे बच्चे करते हैं, मैं गुस्से में अपनी साइकिल लेकर घर से निकल गया। उस समय दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं अपने कॉलोनी के दोस्तों के साथ जिस मैदान में क्रिकेट खेलने जाता था वो मेरी कॉलोनी से लगभग 1 किलोमीटर आगे ही था। वहां बिल्कुल सन्नाटा ही रहता था। आसपास इक्का दुक्का घर ही थे। उस मैदान के बाहर ही एक बड़ा सा आम का पेड़ लगा था। मैं साइकिल से वहां पहुंचा और आम के पेड़ के नीचे साइकिल खड़ी करके गुस्से में कुछ पत्थर उठाकर आम तोड़ने की कोशिश करने लगा। मैं निशाने लगाने की कोशिश करता, तभी मेरा ध्यान पास के ही खेत में सफेद से साये पर पड़ी। उस खेत में अच्छी खासी फसल लगी हुई थी। वह सफेद साया मुझसे करीब 200 फीट दूर था। उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत साड़ी पहने हुए खड़ी हुई। दोपहर जरूर थी, लेकिन हल्के हल्के बादल थे। मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने एक पत्थर उठाया और एक आम पर निशाना लगाने लगा। मैं फिर झुका और दूसरा पत्थर उठाया, लेकिन मेरा निशाना चूक गया। इस बार मेरा ध्यान उस औरत पे गया तो इतने ही चंद सेकंड में वह करीब मुझसे 100 फीट दूर ही आ गई थी। मैंने फिर ध्यान नहीं दिया। मैं फिर झुका और एक पत्थर उठाकर फिर निशाना लगाया और जैसे ही मैं मुड़ा तो मैंने देखा कि वह औरत अब मुझसे सिर्फ 50-60 फीट दूर ही खड़ी होगी। लेकिन इस बार मेरा माथा ठनका और मैं सोचने लगा कि झुककर पत्थर उठाकर फेंकने में टाइम ही कितना लगता है। और पता नहीं क्यों
अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आई और मैं तुरंत साइकिल पर बैठा और वहां से बहुत तेजी से साइकिल चलाता हुआ अपना घर आ गया। और मैंने एक भी बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन यह ताज्जुब की ही बात थी कि वह कौन थी या वह क्या था। इस बात का जवाब मुझे बाद में मिला। फिर कुछ महीनों बाद मैं और मेरे 5 दोस्तों का पिकनिक का प्लान बना। मेरे घर से ही कुछ दूरी पर एक मंगलगिरी पहाड़ी है। उस पहाड़ के नीचे काफी घने पेड़ लगे हुए थे। वहां कोई आता जाता नहीं था। हम सभी 5 दोस्त दोपहर को लगभग 12 बजे वहां पहुंच गए और अपनी साइकिल एक तरफ खड़ी करके हम लोग यहाँ वहां घूमने लगे। कुछ दोस्त थे वह आम के पेड़ों पर ऊपर चढ़ने लगे, कुछ थे तो वहीं बैठ गए। मैं और मेरा एक दोस्त उन पेड़ों के थोड़े और अंदर की तरफ जाने लगे। वहां हमें एक छोटा सा कुआं मिला। उस कुएं में कुछ नींबू मिर्च और तंत्र टोटके वाली जैसी चीजें रखी हुई थी। वहां मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। वह फीलिंग शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कि अंदर से मन कह रहा हो, यहाँ मत रहो, यहाँ से चले जाओ। एक अजीब सी घुटन थी, जबकि वहां बिल्कुल छांव थी, ठंडी हवा थी और आम के पेड़ों की हरियाली चारों तरफ थी। फिर भी वह जगह बहुत अजीब थी। मैं अपने दूसरे दोस्तों के पास वापस गया और पता नहीं तब क्या हुआ, हम पांचों वहां से भागे और लगभग 1 किलोमीटर दूर आकर एक जगह रुकने के बाद हम लोग एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे और पूछने लगे, भाई हम लोग भाग क्यों रहे? क्या बात है? अब एक दूसरे के पास कोई खास जवाब नहीं था। तभी एक दोस्त बोला, भाई जब हम लोग पेड़ पर चढ़े थे तो ऊपर पेड़ पर घनी पत्तियों के बीच कुछ अजीब सा दिखा। वह कुछ ऐसा था जो समझाया नहीं जा सकता था। दोस्त बोला, लेकिन तुम लोग क्यों भागे? मैंने भी कहा, हम दोनों भी जब उस कुएं के पास पहुंचे तो वहां बहुत अजीब सा लग रहा था। तभी मुझे याद आया कि जो चटाई मैं वहां बिछाने के लिए लाया था मैं तो वहीं भूल आया। बहुत हिम्मत करके मैं वापस लौटा, लेकिन दूर खड़े ही उन पेड़ों को देखता रहा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी उस मंगलगिरी की पहाड़ी पर बने मंदिर के माली ने दूर से ही मुझे चिल्लाकर आवाज लगाई कि ए लड़के इधर आओ, तुम्हारी चटाई मेरे पास है। मैं ऊपर गया तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। वह बोले, यह सारी जगह मंदिर की प्रॉपर्टी है, यहाँ किसी भी व्यक्ति को आना अलाउड नहीं है। वह जगह बच्चों के लिए ठीक नहीं है, वहां उल्टी सीधी चीजें होती रहती हैं। दोस्तों, यह सब चीजें बहुत ही विस्मयकारी थी। मेरे लिए यह समझ से परी थी, हाँ, लेकिन रोमांचकारी बहुत थी। मजा आता था। एक किस्सा बन जाता है जब आप किसी ऐसी अनजान शक्तियों से रूबरू होते हैं तो भले ही वह आपको किसी भी प्रकार का नुकसान ना करे, लेकिन आपकी यादों में हमेशा के लिए रह जाती है। खैर, कुछ दिन बीते और मैं 9th क्लास में आ गया। फिर एक रोज ऐसे ही मैं अपनी नानी के घर गया हुआ था। मेरी नानी के घर के पास ही एक बहुत ही पुराना शीतला माता का मंदिर है। नानी कहती थी कि वह मंदिर उनके परदादा ने स्थापित करवाया था। इस मंदिर पर उसी समय से तांत्रिक आया करते थे और नवदुर्गा के समय दूर दूर से लोग भूत प्रेत बाधा से छुटकारा पाने के लिए वहां आते थे। तो एक शाम ऐसे ही मैं और मेरे मामा का लड़का हम दोनों छत से उसी मंदिर की तरफ देख रहे थे। छत के कोने में छुपे हुए हम दोनों सब तमाशा देखने में लगे हुए थे। एक तांत्रिक एक बड़ी सी सर्कल में लोगों को बैठाकर उनसे सवाल पूछता था कि तभी वहां एक परिवार आया। उनके साथ एक महिला थी। वह औरत दुबली पतली सी थी। उसके साथ उसका पति और शायद उसकी सास थी। वह दोनों उसको बड़ी ही मुश्किल से संभाल पा रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर के अंदर कदम रखा उसमें एक ताकत सी आ गई। वह दुबली सी महिला उन 2 लोगों से नहीं संभल रही थी, जबकि उसका पति काफी हट्टा कट्टा था। वह एक झटका देती तो पति दूर गिर जाता, सास को धक्का देती तो सास नीचे गिर जाती। बड़ी मशक्कत के बाद जब लोगों ने भी सहायता की तब जाकर उसे सफेद लाल से सर्कल के अंदर उस औरत को बैठा पाया। उस तांत्रिक ने उस औरत को छड़ी से मारा और जब उसकी आवाज निकली तो मैं और मेरे भाई की सांसें ही रुक गई। हम लोग डर के मारे वहीं जम गए। उस औरत की 2 आवाजें अलग अलग निकल रही थी। एक उस महिला की खुद की आवाज थी और एक
एक आदमी की आवाज। ये देख हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन हम दोनों की इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि हम लोग वहां से भागकर नीचे वापस घर के अंदर जा सके। हम दोनों छत से उस घटना को देख ही रहे थे। वह तांत्रिक जोर से उस औरत को एक छड़ी से मारता और उसके बालों को पकड़कर उसके थोड़े से बाल खींचकर उखाड़ देता। दर्द से छटपटाते हुए वह औरत जब चिल्लाती तो उसकी दो दो आवाजें निकलती। पूरा माहौल बहुत ही भयानक था और हम लोग बहुत छोटे थे। फिर कुछ देर बाद तांत्रिक ने उससे पूछा, क्यों इस भली महिला को परेशान कर रहे हो? कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से। कुछ देर बाद उस महिला ने जो कहा वह सुन के हम सभी लोगों को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह महिला बोली कि वह एक अच्छा इंसान था। इस महिला का मायका उसी का गांव। उसकी बीवी उसके बच्चे को जन्म देते ही गुजर गई और जैसे तैसे अपने घर का खर्च चला रहा था। थोड़ी बहुत खेती थी, लेकिन एक दिन उसके साले ने धोखे से पीछे से धक्का देकर उसको कुएं में गिरा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को पैसे खिलाकर आत्महत्या का केस दर्ज करवा दिया गया। उसका साला और उसकी बीवी उसके 7-8 साल की बच्ची से बहुत काम करवाते हैं। उसका स्कूल भी बंद करवा दिया गया। मैं सब देखकर बहुत दुखी था। फिर भटकते हुए मुझे आगरा के किसी तांत्रिक ने अपने वश में कर दिया। बहुत रोने और मिन्नतें करने के बाद उसने मुझे बदला लेने के लिए छोड़ दिया। इसलिए मैं जब तक अपना बदला नहीं लूंगा इस औरत को नहीं छोड़ूंगा। यह सब सुनना ही था कि तभी मेरी नानी हम दोनों को ढूंढते हुए ऊपर छत पर आ गई। फिर उस औरत का क्या हुआ यह तो हम नहीं जान पाए, लेकिन यह सब चीजों को देखकर मेरी दिलचस्पी इन सब चीजों में और बढ़ गई। फिर कुछ समय गुजरा और यह बात तब की है जब मैं 11वीं क्लास में आ गया था। एक रोज ऐसे ही छुट्टियां चल रही थी, लेकिन तब भी कॉलोनी में कुछ ज्यादा लोग नहीं आए थे। बहुत से मकान अभी भी खाली ही थे। कॉलोनी के पीछे वाली लाइन में मैं अपने एक दोस्त और एक भैया के साथ खड़े कुछ बातें ही कर रहा था। मेरी कॉलोनी की एक दीदी थी जो पहले तो काफी हेल्दी थी, लेकिन पता नहीं क्यों जब से उनका परिवार यहाँ कॉलोनी में आए थे वह दीदी हमेशा बीमार रहने लगी थी और बहुत ही दुबली हो गई थी। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया भी, लेकिन उनके शरीर पर कुछ खास असर नहीं हुआ। थक हार के उनके परिवार वालों ने उनके लिए किसी पंडित जी को बुलाया और घर में पूजा हवन रखवाया। हम लोग उनके घर से कुछ 50 फीट दूर ही एक स्ट्रीट लाइट के नीचे अपनी बातों में बिजी थे। दीदी का घर हम लोगों से सिर्फ 50 फीट दूर ही था और दीदी के घर से लगातार मंत्रों की आवाज आ रही थी कि तभी अचानक सन्नाटा छा गई। मैं दीदी के घर की तरफ पीठ करके खड़ा था और मेरा दोस्त और भैया मेरे सामने खड़े थे। मैं कुछ बड़बड़ाए जा रहा था कि तभी मेरे दोस्त ने मुझे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन मैं समझा नहीं और इसी बीच भैया ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे दोस्त ने मुझे इशारे से पीछे मुड़कर देखने को कहा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक अजीब सा जानवर जो लगभग कुत्ते जैसा ही दिखाई दे रहा था मुझे ही घूर रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी मुझ पर हमला कर देगा। यह देख मैं सिहर सा गया, लेकिन तब भी मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने भैया से पूछा कि वह क्या था, लेकिन भैया ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो बोले, तुम दोनों अपने अपने घर जाओ और अब यहाँ मत घूमना, रात भी हो गई है। मेरा वो दोस्त जो मेरे साथ ही खड़ा था अपने दादाजी के साथ ही मेरी कॉलोनी में रहता था। उसके दादाजी घर से बाहर गए थे, जिस वजह से वह कुछ दिनों से अकेले ही सो रहा था। लेकिन उस रात वह मुझे बुलाने मेरे घर आया और मेरी माँ से पूछकर मुझे अपने साथ घर ले गया। उसके घर के अंदर आते ही उसने दरवाजे खिड़की लगाना चालू कर दिया। दरअसल मेरे दोस्त का घर उन दीदी के घर के बिल्कुल सामने ही था। फिर मैंने उससे पूछा, क्या बात है, तुम इतने डरे और घबराए हुए क्यों? तो वो बोला, कुछ नहीं भाई, सो जाओ। तो मैंने कहा, ठीक है सोते हैं, लेकिन अभी तो बहुत टाइम है सोने में। लेकिन वह भैया हनुमान चालीसा क्यों पढ़ने लगे थे? तुम लोगों ने कुछ बताया ही नहीं। मेरा दोस्त बोला, क्या करोगे जानकर, छोड़ो यार, अच्छा हुआ तुम आ गए, हमें तो बहुत डर लग रहा था। तो मैंने बोला, अबे हम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो रोज तो यहाँ अकेले ही सोता है, आज ऐसा क्या हुआ कि जो तुझे डर लग रहा है? मेरा इतना बोलना था
कि उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगा, भाई उस टाइम तो तू अपनी बड़बड़ में लगा हुआ था, तुझे समझ में नहीं आया। जैसे ही दीदी के घर पूजा और मंत्रों की आवाज शांत हुई, तभी उनके घर से एक काला सा साया गेट से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। वह शायद अंधेरे खेतों की तरफ जाने वाला था, लेकिन तेरी बड़बड़ सुनकर एकदम से तेरे पीछे आ गई। हम लोगों ने उसे काले साये से एक जानवर में बदलते हुए देखा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और ना ही वह कुत्ता था, ना बिल्ली और ना ही शेर। शायद वह इन तीनों का मिक्सचर था। हम दोनों ने उसको एक अजीब से साय से एक जानवर में बदलते देखा था। तूने ध्यान दिया या शायद नहीं, जब वह बिल्कुल तुम्हारे ठीक पीछे आ गया था, स्ट्रीट लाइट अचानक से बुझनी सी लगी थी। इतना कहते कहते वह बिल्कुल रुआंसा हो गया। यह सुनकर तो मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे इतना एहसास तो हो गया था कि अगर उस दिन वह बड़े भैया हम लोगों के साथ ना होते तो हम दोनों में से किसी एक पर वह जरूर हावी हो जाता। वह क्या था इतना तो हम नहीं समझ पाए, लेकिन कुछ दिनों बाद जब भैया से फिर से मुलाकात हुई तो वह बोले कि वह एक ब्रह्म राक्षस था। बचपन में जब मैं छत पर बैठा था और मेरे ठीक पीछे एक अजीब सा साया आया था, फिर मैंने सोचा कि हो ना हो यह वही जानवर होगा। समय गुजरा और मेरी दिलचस्पी इन सब चीजों में और बढ़ने लगी। फिर साल 2006 में भोपाल शहर में पढ़ने के लिए आ गया। मेरी मामी जी भोपाल शहर से ही है। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि कुछ भी हो जाए रात को चेतक ब्रिज के नीचे से मत निकलना। भोपाल में एक चेतक ब्रिज है जो एमपी नगर और गौतम नगर को जोड़ता है। उस ब्रिज के नीचे से 2 रेलवे लाइन निकली हुई थी। चेतक ब्रिज से मेरा रूम उस समय लगभग 1.5 किलोमीटर दूर था। हम लोग पैदल ही कोचिंग के लिए जाया करते थे और अक्सर रात के 8 बज जाया करते थे। मैं अपने दोस्तों के साथ एक फ्लैट में रहता था। मेरा एक रूम पार्टनर था मयंक और दूसरा था निशांत। एक दिन कोचिंग में एक्स्ट्रा क्लास थी, जिस वजह से हम लोग काफी लेट हो गए। मेस में खाना खाते खाते रात के 11:15 बज गए। हम लोगों को शॉर्टकट में उसी चेतक ब्रिज के नीचे से ही निकलना था। वो चेतक ब्रिज बहुत ही ऊंचा था। वहां 2 बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे, जिनकी लाइट से बहुत उजाला रहता था, लेकिन इतनी रात को वहां बहुत सन्नाटा भी हो जाता था। हम तीनों वहां से निकल ही रहे थे। सबसे आगे मयंक था। वह अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। वह मुझसे करीब 20 कदम आगे चल रहा था। मेरे पीछे निशान था। मैं रेल की पटरियों को पार कर ही रहा था कि तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, भैया भूख लगी। मैंने आसपास देखा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने पीछे पलट के देखा तो निशांत मुझसे करीब 10-12 कदम पीछे ही था। वह आवाज फिर आई, भैया भूख लगी। आसपास कोई झाड़ी नहीं थी कि कोई छुपकर उनके पीछे से मुझे आवाज लगाए। वह आवाज बिल्कुल साफ थी और ऐसे थी कि कोई मुझसे बिल्कुल 3 फीट की दूरी पर खड़े होकर बोल रहा हो। इतने में निशांत भी मेरे पास आ गया। दूर खड़ा मयंक रुककर हम लोगों को देखने लगा कि हम लोग आकर रुके क्यों हैं। लेकिन वो आवाज फिर आई, भैया भूख लगी। इतना सुनना था कि मुझे काफी कुछ समझ आ चुका था, लेकिन मेरे पैर जाम से हो गए थे। मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। लेकिन निशांत जोर से बोला, भूख लगी है तुमको? चलो हम खिलाते हैं खाना, बहुत भूख भूख कर रहा है। इतना सुनना ही था कि मयंक ने दूर से ही चिल्लाया, भागो भागो यहां से। और अचानक से पता नहीं एक अजीब सी एनर्जी आ गई। हम तीनों वहां से भागे और लगभग 1.5 किलोमीटर लगातार भागते भागते अपने रूम पहुंचे। हाफ हाफ कर हम लोगों के फेफड़े फटे जा रहे थे। लेकिन यह बात भी सच है, पूरी जिंदगी में हम लोग कभी इतना नहीं भागे थे। पैर कांप रहे थे। मयंक निशांत पर बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा कि तुम पागल हो क्या? ऐसी चीजों को अपने साथ लाने के लिए नहीं बोला जाता। लेकिन निशांत इन सब चीजों से अनजान था। मैंने और मेरे दोनों दोस्तों ने इतनी रात को नहाया। मैंने तो 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, जोर जोर से, ताकि उसकी आवाज पूरे फ्लैट में गूंजे। तब जाकर मुझे मन में थोड़ी राहत मिली। फिर कुछ समय गुजरा। कॉलेज का 2nd ईयर चल रहा था। मैं अपने ही एक क्लासमेट प्रणव के साथ भोपाल की अरेरा कॉलोनी में रहने लगा। हम लोगों को एक रूम मिल गया। वह रूम घर के बिल्कुल ठीक पीछे था। उस रूम में धूप बिल्कुल नहीं आती थी। उस रूम के बिल्कुल सामने
एक बड़ा सा आम का पेड़ लगा हुआ था। हमारा मकान मालिक और उनका परिवार थोड़ा अजीब था, लेकिन हम लोगों को रूम की बहुत जरूरत थी। सुबह से ही रूम की साफ सफाई करने के बाद हम लोग वहां शिफ्ट हो गए। लगभग शाम होने को थी। मैंने समय चेक करने के लिए घड़ी की ओर देखा तो उसमें 1:30 बज रहे थे। तो मैंने मोबाइल चेक किया तो उसमें लगभग 3:30 बजे थे। मैंने प्रणव से बोला, यार यह घड़ी खराब हो गई है क्या? यह तो बंद पड़ गई है। तो प्रणव बोला, भाई घड़ी अगर बंद होती तो सेकंड का कांटा क्यों चलता, वह तो चल रहा है। तो मैंने बोला, यार इतनी महंगी ऑर्बिट की घड़ी लेने का क्या फायदा। मैंने सोचा कि हो सकता है सीड़न की वजह से सही नहीं चल रही, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये मन में मुझे खटक गया था कि घड़ी उल्टी चल रही थी। लेकिन उस समय तक मेरे पास नोकिया का एक अच्छा मोबाइल आ चुका था, तो मुझे उस घड़ी की कुछ खास जरूरत नहीं थी। हाँ, बीच में 1-2 बार मैंने उसमें सेल बदलकर उसको चलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी स्थिति ज्यों की त्यों थी। मेरे रूम और अंकल के घर के बीच में एक दरवाजा था। उन्होंने पीछे वाला कमरा हम लोगों को किराए से दिया हुआ था। उसी रात अंकल के घर से लड़ाई झगड़े की आवाज आने लगी। वह अंकल शायद दारू के नशे में अपनी बीवी को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। हम लोग बहुत डर गए। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे 1-2 दिन निकले, लेकिन फिर हम लोगों को समझ में आ गया यहाँ ज्यादा रहना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि अंकल के घर के झगड़े लगभग रोज ही होते थे। फिर एक दिन हम लोगों ने अंकल से रूम छोड़ने की बात कही। उन्होंने कॉशन मनी देने से मना कर दिया। बहुत मिन्नतें करने के बाद वो मान गए और एक रात को 8 बजे उन अंकल ने हम दोनों को पैसे वापस करने के लिए बुलाया। हम लोग उनके घर गए तो उन अंकल ने अपनी छोटी बच्ची के हाथ से 1600 रुपए भिजवाए। प्रणव ने पैसे ले लिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। मैंने प्रणव से उसी समय कहा, यार मुझे ठीक नहीं लग रहा, चलो इन पैसों को अभी खर्च कर देते हैं। यह आदमी वैसे भी तंत्र मंत्र करता रहता है। यह बात खुद उसकी बीवी ने मुझे बताई है। प्रणव बोला, यार यह सब कुछ नहीं होता। अगर तुझे लग भी रहा है तो इतनी रात को हम कौन सा मार्केट जाके शॉपिंग कर पाएंगे। कल सुबह चलते हैं, संडे भी है। मैं भी मान गया। अगले दिन सुबह जब हम लोग उठे तो प्रणव का लेफ्ट हैंड का अंगूठा सूजा हुआ था। मैंने पूछा, भाई यह क्या हुआ? तो वह बोला, पता नहीं यार, रात में तो ठीक था, लेकिन अभी यह सूज गया है। तो मैंने कहा, किसी कीड़े ने काटा होगा। प्रणव बोला, पता नहीं भाई, कीड़े ने तो नहीं काटा, रात को 12 बजे तक तो ठीक था। और मैंने भी सोचा चलो ठीक है, डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। तो भोपाल के ही नर्मदा हॉस्पिटल के लिए हम लोग वहां से निकल गए। मैंने प्रणव को नर्मदा हॉस्पिटल छोड़ा और उससे कहा कि मुझे अपनी बाइक की सर्विसिंग करानी है, इसलिए मैं MP नगर जा रहा हूँ। मैं वहां से निकल गया। मेरी गाड़ी की स्पीड बहुत कम थी। मैं सिर्फ सेकंड गियर में ही गाड़ी चला रहा था और आसपास हीरो होंडा का सर्विस सेंटर ढूंढ रहा था। अब उस समय गूगल मैप तो होता नहीं था और इतनी सुबह कोई दिख भी नहीं रहा था जिससे मैं पूछ सकूं कि तभी सरगम टॉकीज के पास पीछे से एक मारुति वैन ने मुझे टक्कर मार दी। मैं गाड़ी समेत दूर उछल कर गिर गया। मेरे हाथ और पैर छिल गए। गाड़ी की टीथ तिरछी हो गई। मेरे मोटरसाइकिल के आगे के दोनों सॉकअप तिरछे पड़ गए। तभी वहां से एक और व्यक्ति निकल रहे थे। उन्होंने मुझे उठाया और फिर उन्होंने मुझे बताया कि MP बोर्ड ऑफिस के पास हीरो होंडा का शोरूम है। इतनी देर में मारुति वैन वाला वहां से भाग चुका था। जैसे तैसे मैं अपनी मोटरसाइकिल को सर्विस सेंटर लेकर गया और प्रणव को कॉल किया। कुछ देर बाद प्रणव भी ऑटो से वहां से आ गया। लेकिन ताज्जुब वाली बात यह थी कि प्रणव का हॉस्पिटल का बिल 800 रुपए बना था और मेरी गाड़ी की रिपेयरिंग का बिल भी 800 रुपए ही था, यानी कि टोटल 1600 रुपए। और जिस नए रूम में हम लोग रहने गए थे वह साकेत नगर में था। और जब उस रूम में हम लोग शिफ्ट हुए तो पहले ही दिन मैंने उस ऑर्बिट घड़ी को चलाने की कोशिश की तो वह चलने लगी। और आप यकीन मानिए कि आने वाले 2 साल तक वो ठीक चली और उसने कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यह चीजें पिक्चर में जरूर दिखाई जाती हैं, लेकिन कभी कभी यह सच भी हो जाती है। दोस्तों, ये थी मेरी लाइफ से जुड़ी कुछ घटनाएं। आपको ये कहानियां कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आगे भी इसी तरह सच्ची घटनाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।